Assalamu alaikum, dear learners. Today our topic of discussion is research in trauma psychology. Objectives of this lecture is to learn the purpose and steps of trauma research, to learn various research design used to investigate trauma and related factors. Expected outcomes. After taking this lecture, learner will understand the purpose and steps of trauma research, be aware of various research design used to investigate trauma and related factors. Trauma research can be defined as research on the psychological, physical and social consequences of trauma. अब किसी भी किस्म का कोई ट्रॉमा होगा तो उसके देरपा असरात होंगे और वो असरात आपको डिफरेंट फॉर्म में नज़र आएंगे। जैसे नफ्सियाती असरात होते हैं, उसके फिजिकल हेल्थ पर उसके असरात होते हैं, सोशल हेल्थ पर असरात होते हैं। आप एक पर्सन की पूरी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होती है। तो उस ट्रॉमा के बाद उस पर किस किस्म के असरात हो रहे हैं और किस किस्म के हालात का एक पर्सन को सामना है जो ट्रॉमा का विक्टिम है, तो उसे स्टडी करने के लिए रिसर्च जो है वो की जा सकती है। द फैक्टर्स दैट प्रेडिक्ट दो सिक्वलाई, अब उनके देरपा असरात भी होते हैं। जैसे अगर सेहत पर है तो सेहत पर भी देरपा असरात होंगे, नफ्सियाती सेहत मेंटल हेल्थ पर भी देरपा असरात होंगे, उसके सोशल रिलेशनशिप पर भी देरपा असरात होंगे और इंसान जो है वो फिर दोबारा से एक सर्वाइवल की तरफ जाता है और वो स्ट्रगल करता है, बड़ी जद्दोजहद करता है, दोबारा से जीने की कोशिश करता है बहुत मसाइल के साथ। तो उन तमाम उसके जो देरपा असरात होंगे उनको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर इंसान बेहतरी की तरफ जाता है, दोबारा जिंदगी जीता है, उन मसाइल से बाहर आता है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, जो उसको बेहतर बनाने में अपना एक रोल प्ले करते हैं, और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो उसकी रिकवरी में जो है वो रुकावटें खड़ी करते हैं। तो इस एंगल से भी अगर रिसर्चर चाहे तो वो ट्रॉमा रिसर्च करके उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट और ट्रीट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉमा, और फिर कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको अप्लाई करके एक पर्सन को जो है वो बेहतर भी बनाया जा सकता है, या उसके जो ट्रॉमा के असरात हैं जो बहुत ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, एक पर्सन को रिजिलियंट कैसे बनाया जा सकता है, एक पर्सन की रिकवरी में उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो है कौन सा प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव रहेगा, और उसकी मेंटल हेल्थ को फर्दर डैमेज होने से किस प्रोग्राम के तहत स्ट्रेटजी के तहत इसको बचाया जा सकता है। जैसे अगर अभी फ्लड है, नेचुरल डिजास्टर है और इसके जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनके फैमिलीज में डेथ हुई हैं या जिनके हालात जो हैं वो मजीद खराब हुए हैं और वो जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो सब कुछ अपना खो चुके हैं, अब उन लोगों को हमने बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे इंटरवेंशन हो सकती है कि जिसके जरिए उन फ्लड विक्टिम को जो पीछे रह गए हैं उन्हें हम दोबारा कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे जिंदगी जीना सिखा सकते हैं, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम कितना तक कम कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी जो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इफेक्टिव होती हैं, उसकी भी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ट्रॉमा रिसर्च की जा सकती है। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च जो है वो उसका एक प्रोसेस होता है, आपको सिस्टमैटिक वे में एक साइंटिफिक स्टडी करना होती है। अब यहाँ जो है आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पास सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। स्टेप 1 पर आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप स्टडी क्या करना चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन बाकायदा आपको एक डायरेक्शन बताएगा। आपके रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एक से ज्यादा आप रिसर्च क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आप कोई प्रिडिक्टर को स्टडी करना चाहते हैं या ट्रॉमा विक्टिम है, या उनकी रिकवरी के हवाले से आप करना चाहते हैं, या उनकी फिजिकल हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, उनकी सोशल हेल्थ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, या वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, उनमें कौन से रोल फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, या कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी एफिकेसी आप देखना चाहते हैं ट्रॉमा विक्टिम पर, या ट्रॉमा की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको किस तरह कम किया जा सकता है, आप इस हवाले से करना चाहते हैं। जो भी आपके जहन में हो आपने उससे पहले फ्रेम करना है, क्वेश्चंस की फॉर्म में डिजाइन करना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को सामने रखकर फिर आप अपने हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और लिटरेचर रिव्यू भी बेस करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या था, आपके माइंड में क्या था। आपने ग्राउंड बनानी होती है, आपने पहले ये देखना होता है कि जो काम आप करना चाहते हैं उस पर कितना काम अब तक हो चुका है, किस किस तरह हो चुका है। आपको उन फाइंडिंग्स देखना होंगी कि स्टडीज क्या कहती हैं, और उस फाइंडिंग्स को लेकर, प्रीवियस एविडेंसेस को लेकर आपने ग्राउंड बनानी होती है, ताकि आपका जो नया जो आपके जहन में है या आपने अपनी जो स्टडी डिजाइन की है उसको आप जस्टिफाई
जस्टिफाई कर सकें, उसका एक प्रॉपर रैशनल बना सकें कि आपकी स्टडी किस तरह दूसरे काम से डिफरेंट है, इनोवेटिव है और वैल्यूएबल है, और वो क्या एक कंट्रीब्यूशन उसका होगा साइंटिफिक लिटरेचर में। इसलिए कि हर स्टडी जो है वो अगर लोगों को बेनिफिट दे रही है, कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, तो ही उसकी वर्थ होगी। इसलिए आपने अपने काम को वर्थफुल बनाने के लिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग रैशनल बनाने के लिए आपको साइंटिफिक लिटरेचर जो है रिव्यू करके एक ग्राउंड बनाना होगी। इसके बाद फिर आप अपनी स्टेप 3 पर स्टडी डिज़ाइन, जो आपने स्टडी करनी है आप उसको डिज़ाइन करेंगे कि कौन सा रिसर्च मेथड है कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को मीट करने में, उस तक पहुंचने में आपको हेल्प कर सकता है। कोई भी रिसर्च मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसमें बेसिक रिसर्च भी कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च भी कर सकते हैं, इंटरवेंशन बेस्ड स्टडी भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव में बहुत से रिसर्च डिज़ाइंस हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन जो है वो चूज़ करना होगा ताकि आप फर्दर स्टेप जो हैं वो ले सकें। स्टेप 4 पर सैम्पलिंग है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किन लोगों पर स्टडी करेंगे, किन पार्टिसिपेंट्स पर करेंगे, और ये चीज़ें आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और डिज़ाइन, इनको सामने रखकर आपको अपना सैंपल चूज करना होगा, उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना होगा और आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया सेट करना होगा ताकि आपका जो सैंपल है वो उसमें किसी भी किस्म का एरर ना हो। और फिर आप किस तरीके से वो सैंपल चूज करेंगे, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, ये भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद स्टेप 5 पर मेजरमेंट, आपको ऐसे टूल्स या ऐसे मेजर्स यूज करने पड़ेंगे कि जिससे आप वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट कर सकें। जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको स्केल चाहिए, मेजरमेंट आपको ऐसे चाहिए कि आपने डिसाइड करना है कि ये स्केल है, ये क्वेश्चनर है, ये फॉर्म है जिसके जरिए मुझे जो है वो इस वेरिएबल को और ये इंफॉर्मेशन लेने में मुझे जो आसानी हो सकती है। स्टैंडर्डाइज्ड टूल होने चाहिए, उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वो कितना रिलायबल है, वैलिड है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और स्केल चूज करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि क्या वो आपके कल्चर में एप्लीकेबल है, उसको अडेप्ट करने की जरूरत है, लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करना होगा। और अगर आप चाहें तो अपना भी क्वेश्चनर आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको स्टडी में यूज करने से पहले वैलिडेट करना होगा। इसके बाद जब आपने डाटा ले लेते हैं, आपने क्वेश्चनर यूज़ किया, आपने डाटा लिया पार्टिसिपेंट से और इसके बाद आपके पास वो मौजूद है, तो आपने उसका एनालिसिस करना होता है। स्टेप 6 पर फिर आप डाटा एनालिसिस करते हैं और उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप SPSS के थ्रू डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक भी हैं। तो वो आप अपने डाटा की नेचर को सामने रखकर कि किस फॉर्म में आप वो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा है तो आपको क्वालिटेटिव जो है वो ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी डाटा एनालिसिस की कि जिससे आप उसको सही तरीके से मीनिंगफुल बना सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या कहती है। फिर लास्ट स्टेप पर जनरलाइजेबिलिटी, आपके पास जो डाटा है आप उसका एनालिसिस करने के बाद आप बाकायदा अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर आप बताते हैं कि आपकी स्टडी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आप किस तरह उसको जनरलाइज कर सकते हैं, कौन कौन उससे बेनिफिट ले सकता है। उसकी जनरलाइजेबिलिटी भी आपको डिस्कस करना होगी कि जिस सेटिंग में आपने किया है, किस तरह किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो एडवोकेट करनी होती है, लोगों को बतानी होती है। जो आपकी स्टडी का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि आपने उसे बताना होता है लोगों को कि हमारी ये फाइंडिंग्स हैं और ये इससे ये फायदा उठाया जा सकता है। तो वो आपने अपनी स्टडी की लास्ट में इम्प्लीकेशंस और ये सब डिस्कस करना होता है और उसे बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर आपने उसको बताना होता है कि जिस मकसद के लिए आपने स्टडी की थी वो मकसद आपका किस हद तक जो है वो पूरा हो गया है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसको आप जो है वो सिस्टमैटिकली आपने फॉलो करना होता है। Study design include observational study, cross-sectional studies, longitudinal study, retrospective cohort studies, case control studies, randomized control trial। अब ये different designs हैं जो आप trauma research में use कर सकते हैं। इनमें से कोई भी method जो है वो आप अपने research questions और अपने research objectives को सामने रखकर choose कर सकते हैं और उसकी बेस पर आप trauma, उससे related उसके consequences, उससे related factors को investigate कर सकते हैं और आप किसी specific treatment को भी जो है उसकी एफिकेसी को भी चेक कर सकते हैं।
Observational studies. In an observation study, researcher observe cases and measure the variable of study without any intervention in the cases. अब observational study में researcher जो है वो cases लेगा जो traumatic event का जिन्होंने सामना किया होगा और उससे related वो variable को भी study करेगा। लेकिन यहाँ पर researcher जो है उन्हें observe करते वक्त कोई intervention use नहीं करेगा, कोई intervening role play नहीं करेगा, यानी exposure और outcome जो है वो दोनों उसके control से बाहर हैं। The term exposure is used in epidemiologic sense. अब यहाँ पर exposure की जो term है वो basically एक बीमारी से related ही वो use होती है, उसके sense में use होती है कि एक किसी traumatic experience का अगर exposure हुआ है तो definitely वो एक problem है, एक significant problem है और उसकी वजह से जो है वो लोगों के health issues जो हैं वो बढ़ेंगे। Exposure refer to a potential causal characteristics encompassing behaviors, personality और genetic trait, traumatic events and treatments. एक person को किसी भी चीज का सामना करना पड़ सकता है, उसमें उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, उसका कोई डिफरेंट कोई बिहेवियर्स हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकती है, जेनेटिक ट्रेट का रोल हो सकता है, ट्रॉमेटिक इवेंट है कोई स्पेसिफिक या कोई ट्रीटमेंट है जिसका उसे सामना करना पड़ा है और जिसका एक्सपोजर हुआ है जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक आउटकम जो हैं वो सामने आए हैं। Cross-sectional studies. A cross-sectional study examines at a single point in time a group of people, some of whom have a disorder of interest and some of whom do not. अब cross-sectional study जो है इसका concept ये है कि यहाँ डाटा जो है एक ही दफ़ा में लिया जाता है कि जैसे सेम पार्टिसिपेंट से बार बार डाटा नहीं लिया जाता, एट वन पॉइंट इन टाइम लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ जो ग्रुप होगा लोगों का जिनको स्टडी किया जा रहा होगा तो उनमें से ये है कि कुछ को डिसऑर्डर्स या कोई प्रॉब्लम हो सकता है और वो ट्रॉमा से रिलेटेड ही होगा और कुछ ऐसे हैं कि जिनको वो प्रॉब्लम नहीं होता। These studies can be descriptive, aim at measuring the proportion of people who have the disorders within the defined group, the prevalence of the disorder. अब ये स्टडी डिस्क्रिप्टिव टाइप की हो सकती है कि जहाँ पर आप ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इतने लोग के इससे मुतासिर हुए हैं, इसका रेशो ये है, इस एज ग्रुप के हैं, तो वो पूरी डिटेल उसकी आ जाती है कि जैसे आप कोई भी केस देखते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि ये कौन था, क्या था और इसको ये प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम की क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसका लेवल क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब की जाती हैं जो स्पेसिफिक जो है जिनको ट्रॉमा से रिलेटेड जो है वो या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर उसे वो प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे किसी डिसऑर्डर का आप रेशो लिखना चाहते हैं, उसका रेशो, उसकी सिम्टम्स, उसकी डिटेल्स, तो वो तमाम यहाँ पर बताई जाएंगे। Cross-sectional design also can be used to identify factor associated with having a disorder. और cross-sectional design को आप फर्दर उन फैक्टर्स को भी फाइंड आउट एग्जामिन करने के लिए आप कर सकते हैं जो उस डिसऑर्डर का सबब बने, उस बीमारी का सबब बने। अगर एक पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं, आप उसे जानने के लिए भी क्रॉस-सेक्शनल स्टडी जो है वो कर सकते हैं। फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर आर आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विद एंड विदाउट द डिजीज। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन स्टडीज जो है या फैक्टर्स की बात आती है तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं लोगों को कि वो लोग जिनको बीमारी है या फर्ज करें कि डिप्रेशन के लोग आपने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं तो वो लोग जिन्हें डिप्रेशन है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और वो लोग जो जिन्हें डिप्रेशन नहीं हुआ उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये सारी जो एफर्ट होगी वो ट्रॉमा के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी क्योंकि हम यहाँ पर ट्रॉमा की रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉमा से रिलेटेड उसके एक्सपोजर के बाद या उन हालात के बाद जो है वो पर्सन को किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम है तो वहाँ वो किस किस तरह हो रहा है, उसमें कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उस पार्टिसिपेंट की क्या अपनी करैक्टरिस्टिक्स का रोल प्ले किया है, उनका भी जिनको कोई प्रॉब्लम उस तरह लेवल का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ तो उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या हालात हैं। 6. Longitudinal studies. The most commonly used approach to longitudinal research in trauma is the post-trauma design in which people are recruited after exposure to trauma and followed over time for changes in symptoms, diagnosis and other outcomes of interest to the specific study. अब longitudinal study जो है cross section study के मुकाबले में एक लंबे अरसे तक चलती है और यहाँ पर आप multiple point in time आप जो है वो डाटा लेते हैं यानी पार्टिसिपेंट को फॉलो करते रहते हैं और उनसे बार बार आप डाटा ले सकते हैं और एक साल
साल के लिए, 2 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी आप उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट पर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन आप ट्रॉमा रिसर्च में यूज करेंगे तो वहाँ पर आप पोस्ट ट्रॉमा डिजाइन यूज कर सकते हैं कि जहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स को लेंगे जो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिन्होंने इसको फेस किया, उसका सामना किया है, और फिर आप उनको एक अरसे तक स्टडी करेंगे कि उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उन प्रॉब्लम की क्या अलामात हैं, किस किस किस्म का उनको डायग्नोज किया गया है, या कोई और उससे रिलेटेड किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कोई नताइज हैं, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो एक लंबे अरसे तक अगर आपको कुछ लोगों का, ग्रुप का आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी फ्लड की सिचुएशन है तो किसी स्पेसिफिक एरिया में आप ले सकते हैं इलाके को, वहाँ के लोगों को ले सकते हैं और आप उन्हें अगले 5 साल तक भी स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ उनके अंदर किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, उनके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनके सिम्टम्स किस तरह की हैं। तो आप उनको स्टडी कर बता सकते हैं कि फ्लड का जो है ये डिसास्टर जो है इसके क्या देर पास रात लोगों पर हुए हैं, और अगर कोई लोग रिकवरी की तरफ जो लोग गए हैं, बेहतरी की तरफ गए हैं, तो वो उनमें क्या फैक्टर्स, उनमें किस किस्म की चेंजेस आपको देखने को मिली हैं। Post-trauma studies that recruit participants shortly after trauma exposure in settings such as emergency departments or intensive care units can measure peri-traumatic events and assess trauma shortly after that occurred। अब post-trauma studies में आप ऐसे पार्टिसिपेंट को ज्यादातर लेते हैं कि जो अभी ट्रॉमा से फौरन गुजरे हैं। फ्लड की सिचुएशन है तो अभी शॉर्टली उसके बाद जो है वो एक्सपोजर के बाद उनकी क्या सूरत हाल है, आप उनको कर सकते हैं। ज्यादातर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी, इंटेंसिव केयर में भी इस तरह के केसेस आते हैं कि जो रिसेंट जो है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिनको हुआ है तो उनको लिया जा सकता है। इस तरह और बहुत सारे ये केसेस हैं जो पेशेंट जो है वो आते हैं हॉस्पिटल्स में फौरी ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें भी लिया जा सकता है। और पेरिट्रोमैटिक में ऐसे एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं, उन पे पार्टिसिपेंट्स की थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर क्या आ रही हैं, जो उस ट्रॉमा से गुजरते हुए या उसके फौरन बाद की आप देख सकते हैं कि जब वो उन हालात से गुजर रहे थे या जो है वो उसके फौरन बाद जो है इस तरह के केसेस भी आप ले सकते हैं कि भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया और उसके बाद आपने देखा कि उन लोगों के अंदर जो है वो किस किस्म के आपको मसाइल देखने को मिल रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। Pre-trauma longitudinal design recruit participants before trauma and follow them longitudinally for exposure to trauma and development of disorder or other outcomes। अब pre-trauma में भी होता है कि longitudinal design भी यूज हो सकता है कि जहाँ पर trauma भी हुआ नहीं लेकिन उससे पहले लोगों को, participants को चूज किया जाता है और फिर उन्हें एक लंबे अरसे तक दिया जाता है कि इसके बाद उन्हें trauma फेस किया, उसका सामना किया और फिर उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है वो ये डिसऑर्डर या प्रॉब्लम जो है डेवलप हुआ है और उसके नताइज क्या है या उसके आउटकम्स किस तरह के सामने आ रहे हैं, इसे भी स्टडी किया जा सकता है। वन टाइप ऑफ प्री ट्रॉमा डिजाइन रिक्रूट कोहोर्ट ऑफ पीपल हु आर हाई एट रिस्क ऑफ फ्यूचर ट्रॉमा टिपिकली रिलेटेड टू हाई रिस्क प्रोफेशन सच एज पुलिस वर्क और मिलिट्री सर्विसेज। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अभी ट्रॉमा से गुजरे नहीं लेकिन चांसेस होते हैं कि वो किसी रिस्क से गुजर सकते हैं, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को फेस कर सकते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी इसी तरह है। इसी तरह रेस्क्यू 112 है तो इनकी भी जॉब ऐसी है कि फुल टाइम उन्होंने लोगों को अटेंड करना होता है, डिफरेंट हादसात का जो शिकार होते हैं, तो उस हालात को देखना और करना वो भी उनकी हेल्थ को डैमेज करने के वहाँ चांसेस हो सकते हैं कि वो जो देखते रहते हैं, लोगों को डील करते रहते हैं, तकलीफ में जो मुसलसल हैं, तो उसके भी उनके ऊपर असरात होते हैं। तो प्री ट्रॉमा में इस तरह के केसेस लिए जा सकते हैं कि अगर आगे चलकर इनको कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा को फेस करना पड़ता है तो फिर इनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं और किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इनको भुगतने पड़ते हैं या उनका सामना करना पड़ता है। Retrospective cohort study. Retrospective cohort studies are those in which exposure of interest that define cohort membership is measured before initiation of the study and the outcome of interest was either measured before the start of the study but after the exposure or after the start of the study। अब यहाँ पर जो है वो रिसर्चर जो है वो ग्रुप्स लेगा, कोहोर्ट बनाएगा और फिर थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा उनका रिकॉर्ड प्रीवियस चेक करेगा कि वो ग्रुप जो उस ट्रॉमा या उन हालात का, स्पेसिफिक सिचुएशन का, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का उसने सामना किया, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का उसने सामना किया है, तो उसके बाद उसमें किस किस्म के आउटकम्स जो हैं वो डेवलप किए। और दूसरा ग्रुप जिसने नहीं किया है, फिर उसका ये देखा जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है ने डेवलप हुआ है तो उसका क्या रेशियो है, वो किस तरह डेवलप हुआ है और दोनों ग्रुप्स में जो
जो है वो डिफरेंस को मेजर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को लेकर कोहोर्ट बनाता है। उनमें से एक ग्रुप वो है कि जो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद इवेंट का सामना करना पड़ा, इसके बाद उसमें डिप्रेशन हुआ है। दूसरा ग्रुप वो है जिसने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का सामना नहीं किया। तो उनके हिस्टोरिकल डाटा वो लेगा कि किस तरीके से डिप्रेशन का रेशियो जो है वो दोनों ग्रुप्स में है, किस ग्रुप में डिप्रेशन जो है वो किस लेवल का डिप्रेशन है, किस तरह का है, क्या सिम्टम्स है और किस तरह वो डेवलप हुई। इस तरह वो दोनों में डिफरेंस को मेजर करके बता सकता है कि ये स्पेसिफिक जो है वो ट्रॉमा है, ये इवेंट है जिसकी वजह से लोगों में ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ा है, या उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, या उनमें कोई और इशू जो है वो सिग्निफिकेंट देखने को मिला है। तो ये जरा इसमें हिस्टोरिकल डाटा, ये जो रिकॉर्ड मौजूद होता है, मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं या और उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जाता है और उसको लिया जाता है। दे आर ट्रू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड द मेजरमेंट ऑफ द आउटकम। अब ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बन जाती है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम भी पता चल जाता है कि एक एक्सपोजर हुआ, एक ट्रॉमेटिक इवेंट का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो आउटकम है, ये जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, डिसऑर्डर है, वो उसकी डेवलपमेंट में कितना वक्त लगा है, तो उसका भी तयन हो जाता है। Case control studies. The defining feature of a case control study is that sampling is based on the outcome, usually a disorder such as PTSD or traumatic brain injury or traumatic grief. अब ये जो case control studies हैं, यहाँ पर जो sample लिया जाएगा, जो participant select किए जाएंगे, वो specific किसी outcome को सामने रखकर ही लिए जाएंगे। जैसे post traumatic stress disorder के patient होते हैं, traumatic brain injury या कोई और उसको traumatic problem, एक prolonged grief है, तो उसको लेकर फिर ग्रुप बनाए जाएंगे, उनको स्टडी किया जाएगा। People are selected for inclusion based on whether they have an outcome such as a disorder like TBI cases or do not have the outcome controls. अब यहाँ पर जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे वो इस बेस पर बनाए जाएंगे कि किनको ये प्रॉब्लम है और किनको नहीं है। जैसे एक ट्रॉमा के बाद जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कितनों को है और वो लोग जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ, जैसे कंट्रोल ग्रुप। In a case control study, the investigator identifies people with and without the disorder of interest and then assess previous exposures. और इस तरह केस कंट्रोल इन्वेस्टिगेटर जो है वैसे लोगों को लेता है कि जो डिसऑर्डर के बगैर हैं और फिर उनके प्रीवियस एक्सपोजर को असेस करता है कि किस तरह उनके जो प्रीवियस एक्सपोजर्स हैं या जो उनको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इवेंट्स का सामना उन्हें करना पड़ा है वो किस तरीके के हैं जिसने उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप किया। Randomized control trials. A randomized control trial is a research study where participants are randomly assigned to a different group, an experimental group receiving a new treatment or intervention and a control group receiving a standard treatment, placebo or no intervention at all. अब randomized control trial है, ये experimental research designs हैं। यहाँ पर researcher जो है वो trauma related कोई study के लिए groups ले सकता है और उन groups को randomly वो participant assign करेगा, जहाँ पर experimental group होगा और control group होगा। और experimental group control ग्रुप में डिफरेंस ये है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को स्पेसिफिक एक न्यू ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दी जाएगी जिसकी एफिकेसी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा रहा होगा, और कंट्रोल ग्रुप को जो है वो या तो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दिया जाता या प्लेसिबो होता है या कोई और स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि दोनों को कंपेयर किया जा सके कि क्या एक पर्सन में जो चेंज आ रहा है वो उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की वजह से है कि नहीं। Randomized control trials are prospective studies that measure the effectiveness of a new intervention or treatment. और ये retrospective से different है। ये prospective study यहाँ पर historical data के बजाय जो है वो current जो हो रहा होता है, changes आ रही होती हैं, ongoing या नई चीज़ है, उसको स्टडी किया जा रहा था कि अब जो एक नई intervention हम यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम या कोई strategy यूज़ कर रहे हैं उसके कितने असरात हैं participant पर। Randomized control trials are used in trauma research to establish a rigorous cause and effect relationship between intervention and outcomes, thereby informing best clinical practices by reducing bias and providing high quality evidence on the safety and effectiveness of treatment. अब randomized control trial trauma research में यूज होगी तो उसका असल मकसद ये कि cause and effect relationship हो। cause and effect relationship जो आपने एक ट्रीटमेंट यूज किया है, कोई इंटरवेंशन, कोई प्रोग्राम, कोई स्ट्रैटेजी यूज की है, स्पेसिफिक उसका और उसके इस्तेमाल से होने वाले नतीजा जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो चेंज आ रहा है, जो टारगेट बिहेवियर है, ये जो सिम्टम है उसमें जो चेंज आ रहा है, तो उन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि इस चीज ने इस चीज को कम किया है। जैसे इंटरवेंशन है, इस इंटरवेंशन ने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कम करने में मदद दी, तो उनमें एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। जितना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही इंटरनल वैलिडिटी जो है वो उस एक्सपेरिमेंट की अच्छी होगी। और ये इसलिए होता है कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस, जैसे हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है लोगों की बेहतरी के लिए, उनके एक अच्छे
ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो आप इस तरह के डिजाइन यूज किए जाते हैं ताकि लोगों को एक एविडेंस बेस्ड जो है वो चीजें मिले कि ये एक इफेक्टिव जो एक स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है, स्ट्रैटेजी है, ये इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है वो बहुत इफेक्टिव है। तो एक बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए ये स्टडीज जो है वो की जाती हैं। ये सारे रिसर्च डिजाइन्स हैं। तो डियर लर्नर्स, आज हमने रिसर्च के हवाले से पढ़ा इस टॉपिक में कि हमने ये देखा कि ट्रॉमा साइकोलॉजी में आप रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च का क्या पर्पस है और उस रिसर्च प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं, और इसके बाद हमने डिफरेंट डिजाइन पढ़े जिनको आप यूज कर सकते हैं।